में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्यार्थियों, काव्य खंड के अंदर यानी पद्य भाग में अपने प्रथम अध्याय सूरदास जी की सप्रसंग व्याख्या और उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज अपने काव्य खंड के अर्थात पद्य भाग के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरे अध्याय का नाम है आपका तुलसीदास। पद्य भाग के दूसरे अध्याय का नाम है तुलसीदास और पाठ का नाम है राम लक्ष्मण संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। अब इस अध्याय की सप्रसंग व्याख्या शुरू करने से पहले आपके पद्य भाग के और गद्य भाग के 4 अंक का एक प्रश्न कवि परिचय से संबंधित आता है। तब भैयाओं, अपने इस अध्याय की व्याख्या शुरू करने से पहले अपने तुलसीदास जी के जीवन परिचय से परिचित होंगे, जो 4 अंक का प्रश्न अपने आता है। ये मैंने आपको बिंदु के रूप में लिख के दिए हैं। जब आप परीक्षा में लिखो तब इसको एक पैराग्राफ, जिसको आप गद्यांश कह सकते हैं, उसमें बना करके लिखना है। आप याद रख सके तुलसीदास का जीवन परिचय, इसलिए आपको बिंदु के रूप में इनको संक्षेप में बताया गया है। देखिए, आप वाक्य से बनाएंगे, तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। विद्यार्थियों, जानकारी में आ जाए आपके बांदा जिला है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। आप लिखना चाहो कोष्टक में उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हो। इनके माता पिता, माता का नाम तुलसी तथा तुलसी नहीं, क्षमा चाहूंगा, तुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। ऐसा बताया जाता है विद्यार्थियों कि जब तुलसीदास जी ने इस धरती पर जन्म लिया तो एक जन्म लेते बालक की उम्र तुलसीदास जी की सामान्य बालकों की तरह नहीं होने की अपेक्षा एक 5 वर्ष का बालक होता है, उन जैसी अवस्था थी। कब? जब इन्होंने अपनी मां की कोख से जन्म लिया। तब ऐसी किंवदंती है, कथन कह सकते हैं आप, है कि ये 5 वर्ष के बालक के समरूप थे और इनके मुंह में पूरे दांत थे। तो माता पिता को ये आभास हुआ कि यह है ना आपके अपवित्र, या जिनको आप कह सकते हैं कि अच्छे नक्षत्रों के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है हमारा यह पुत्र। तो उन्होंने क्या किया, किसी अन्य बहुत बड़े अनिष्ट होने के भय से इन्होंने इनको त्याग दिया, यानी इनको छोड़ दिया। तब ऐसा बताते हैं कि मुनिया नाम की एक दासी थी, मुनिया नाम की एक दासी थी और उसने तुलसीदास जी को बड़े लाड प्यार से पाल करके बड़ा किया। इसके पश्चात में इन्होंने, बता सकते हैं आप जानकारी के लिए विस्तार से, कि नर हरिदास से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके पश्चात ये वयस्क हो गए और वयस्क होने के बाद के अंदर रत्नावली नाम की स्त्री से इनकी शादी हो गई। तुलसीदास जी है वो रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। तो एक बार किंवदंती है कि रत्नावली है वो अपने मायके चली गई, सीधे शब्दों में आप पीहर कह सकते हैं। तो तुलसीदास जी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और वो भी उसके पीछे पीछे रत्नावली के
पीहर चले गए, अर्थात उनका ससुराल था वहां चले गए। अपने पति की यह अशोभनीय हरकत देख करके और रत्नावली को ऐसा बताते हैं कि गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के पश्चात उसने तुलसीदास जी को अपने मायके में ही बहुत जोर से फटकारा और फटकारते हुए उनको कहा कि आप यदि मेरे इस भौतिक शरीर से इतना प्रेम करते हैं, यदि इतना प्रेम आप भगवान श्री राम से करते तो आपका इस संसार से मोक्ष हो जाता। तो विद्यार्थी ऐसा बताते हैं कि अपने पत्नी की इस बहुत बुरी फटकार का उन पर असर हुआ और उन्होंने ऐसा बताते हैं कि उसी दिन से अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वहां से सीधे अयोध्या आ गए। अयोध्या के उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों, अयोध्या आने के बाद में सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस के अंदर हमारे सभी पात्र हैं, वो हमें एक व्यवहारिक जीवन की प्रेरणा देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, इस तरह से अन्य बहुत सी रचनाएं हैं इन्होंने की है। आप परीक्षा की दृष्टि से 6-7 रचनाओं का इनका नाम स्मरण रख सकते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों, तुलसीदास जी की जीवन यात्रा संवत 1589 में प्रारंभ हुई और इनकी जीवन यात्रा अर्थात इनका देहावसान, इनका निधन है, वो संवत 1680 के अंदर हो गया। ये इनका जीवन परिचय संक्षेप में हमें परीक्षा के अंदर आए तब हमें बता सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का आपका ये गृह कार्य है, आज के इस टॉपिक का आपका गृह कार्य है तुलसी का जीवन परिचय 60 शब्दों में लिखिए। कहीं कहीं आपको इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी मिलेगा, जबकि इनका पूरा नाम यही है। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको तुलसीदास जी लिखा हुआ मिल जाएगा। आप परीक्षक को प्रभावित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा ठीक होगा। विद्यार्थियों, आपको मैं पुनः स्मरण करवाना चाहूंगा, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हम सभी को जहां तक हो सके घर के अंदर भी वार्तालाप में अधिकाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप एक बार प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है आपको मजाक का पात्र भी बनना पड़ जाए, लोग आपकी हंसी भी उड़ाएं कि देखो हिंदी छांट रहा है, परंतु आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोगों की निंदाओं पर ध्यान मत दें। आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपकी हिंदी भाषा के शब्दों का जो व्यवहारिक प्रयोग है वह शुद्ध हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। आपका वार्तालाप करने का ढंग है वो रोचकता लिए हुए, सरसता लिए हुए, सरलता लिए हुए सामने वाले श्रोता पर प्रभाव छोड़ना प्रारंभ कर देगा। इसलिए आप अधिकाधिक हिंदी भाषा के अंदर वार्तालाप करें तो हमारे हिंदी भाषा के उन्नति के लिए यह अच्छा कार्य होगा, देश हित का कार्य होगा। पुनः आपसे कहना चाहूंगा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कीजिए और विदेशी वस्तुओं का त्याग कीजिए। पहले से हमने यदि स्वदेशी वस्तु नहीं खरीदी है तो जिस दिन से भी हम शुरुआत करें, आप समझ लीजिए कि देश हित के अंदर आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि मैं सीमा पर जाकर के बॉर्डर पर फौजी बनकर देश की सेवा कर सकता हूं। आप स्वदेशी वस्तुओं को खरीदिए, घर के अंदर उनको काम में लीजिए, यह भी एक देश की सेवा है। अगले ऑनलाइन वीडियो में विद्यार्थियों अपने तुलसीदास के रचनाओं की सर्वसंग व्याख्या पढ़ेंगे।